अस्सलाम वालेकुम टाइम्स के मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स और मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में क्वारंटाइन में रहे होंगे, क्योंकि जैसे हम सब लोगों को पता है रीसेंट का जो कोरोना का जो आउटब्रेक है जिसने पाकिस्तान को भी हिट कर लिया है, तो जितने भी प्रोविंसेस की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि प्रोविंसेस में वो जो है वो जुज़वी लॉकडाउन किया है। लोगों को हिदायत दी है कि आप लोग जो है वो अपने घरों में रहें ताकि इस कोरोना वायरस की स्प्रेड को बचाया जा सके। इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए टाइम्स की जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये फ़ैसला किया है, जैसे पिछले सेशंस में भी आप लोगों को ये बताया गया था कि अब टाइम्स के प्लेटफॉर्म से जो प्रेजेंटेशंस पहले होती थी, कुछ प्रोडक्ट प्रेजेंटेशंस होती थी, कुछ जो है वो मोटिवेशनल स्पीकिंग, बिज़नेस डेवलपमेंट स्किल्स के हवाले से जो ट्रेनिंग्स होती थी, तो उसी ट्रेनिंग्स के तसलसल को बरकरार रखने के लिए हमने एक अलग तरीका वो ढूंढा जो ऑनलाइन सेशंस हैं। अब जो है वो ट्रेनिंग्स इन ऑनलाइन सेशंस के थ्रू होती रहेंगी। तो आज की जो ट्रेनिंग सेशन होगा आज का, वो भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग के हवाले से होगा। और आज का जो टॉपिक है वो है कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स। आज हम बात करेंगे कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स के बारे में। पिछले भी प्रेजेंटेशन में मैं ये जिक्र करता आया हूँ कि कोरोना वायरस का आउटब्रेक आया है, तो उसमें जो मेन फैक्टर है वो है हमारा इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम जो है, मुदाफ़ित निज़ाम जिसे हम कहते हैं, तो वो अगर बेहतर होगा तो हम जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियां जो है, मुख्तलिफ़ इन्फेक्शन जो है वो उसे हम बच सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स के बारे में कि कैसे कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। पिछले जो सेशंस होते थे उसमें हम ब्रीफली इसके बारे में जिक्र करते थे, आज हम थोड़ी डिटेल में जाएंगे इस कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स के बारे में कि कैसे जो है वो ये कॉर्डिसेप्स, इनका ओरिजिन क्या है, किन किन लोगों के लिए ये मुफीद है और कैसे जो है ये मुख्तलिफ़ आपके जो इंडिके जो बीमारियां हैं उनको एलिवेट करने में, ख़त्म करने में मदद देती हैं। तो शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स। कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स, जिसे मैजिक कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स या गोल्ड ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन भी कहा जाता है, इसकी जो कदीम चीनी तरीके इलाज है, इसे गोल्ड ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन यानी कदीम चीनी तरीके इलाज का सोना कहा जाता है। वो क्यों? इसके जो अफादियत है, इसकी जो वास्ट जो इसकी यूजेज है, उसकी बेस पे इसको ये कहा जाता है। आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या अफादियत है और कैसे जो है ये इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ़ फैक्टर्स बेहतर बनाने में मदद देता है। ओरिजिन ऑफ कॉर्डिसेप्स कैप्सूल। ओरिजिन ऑफ कॉर्डिसेप्स कैप्सूल का मतलब है कि ये जो कॉर्डिसेप्स है, कॉर्डिसेप्स ये बेसिकली एक फंगस है, फंजाई है। इसका ओरिजिन क्या है, कैसे ये बनते हैं? तो ओरिजिन इसका जो है वो एक आर्थ्रोपोड का नाम है, दैट इज़ थिट्रोडोज आर्मोरिकैनस। आर्मोरिकैनस ये उस कीड़े का नाम है जिसके ऊपर ये फंगस ग्रो करता है। इस फंगस को ग्रो करने के लिए कोई होस्ट चाहिए होता है, इसे कहते हैं पैरासिटिक। वो जो पैरासिटिक फंगस इसे कहते हैं, यानी कि ये इसे रहने के लिए एक होस्ट चाहिए होता है। और वो होस्ट जो है वो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बीच में जो लिखा हुआ है थिट्रोडोज आर्मोरिकैनस, उस स्पीशी का नाम है, उस कीड़े का नाम है, उस इंसेक्ट का नाम है जिस पे ये कॉर्डिसेप्स जो है वो ग्रो करता है। तो इस लिहाज से इसका ओरिजिन जो है ये थिट्रोडोज आर्मोरिकैनस बनता है। ये बिलोंग किस फैमिली से करता है? हेपिलिएडी उस फैमिली का नाम है जिससे ये इंसेक्ट बिलोंग करता है। ये होता इस शक्ल के, जो आपको ये जो लेफ़्ट साइड पे ये बटरफ्लाई शेप्ड इंसेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बटरफ्लाई नहीं है, ये इसी फैमिली का एक इंसेक्ट है, हेपिलिएडी फैमिली का एक इंसेक्ट है जिसका नाम है
थिट्राडोज आर्मोरिकैनस, ये उस इंसेक्ट का नाम है जिसके ऊपर ये कॉर्डिसेप्स फंगस ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद ये जो इंसेक्ट है ये ख़ुद जो है वो किल हो जाता है और इसकी बॉडी जो है वो माइसीलियम, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, वो इसके ऊपर ग्रो कर जाती है और इससे इस तरह से हमें ये कॉर्डिसेप्स जो है वो उसके स्पोर्स बनते हैं। फॉर्मेशन अब कैसे ये तैयार होता है, ये जो कॉर्डिसेप्स के कैप्सूल जो हैं ये कैसे हम तैयार करते हैं, तो जैसे हमने पीछे जिक्र किया, थिट्राडोस आर्मोरिकैनस ये उस इंसेक्ट का नाम है जिसके ऊपर क्या करता है, जो फंगस स्पोर्स है, जो कॉर्डिसेप्स के फंगस है, मैंने जिक्र किया कॉर्डिसेप्स बेसिकली एक फंगस है, फंजाई है, तो ये इसके ऊपर ग्रो करता है। ग्रोथ ऑफ लार्वा और फॉडी, ये दोनों मिलकर मतलब वो एक कम्बिनेशन बना देते हैं, ठीक है। आगे वो फंगस उस लार्वे के ऊपर ग्रो करता है, कुछ दिनों बाद जो जाके वो उस लार्वा जो होता है, वो कीड़ा जो होता है, उसकी डेथ वाक़ हो जाती है और फंगल स्ट्रोमा जो होता है, जो कॉर्डिसेप्स का जो स्ट्रोमा होता है वो ग्रो करता है और एंड में हमें क्या हासिल होता है, कॉर्डिसेप्स माइसीलियम। कॉर्डिसेप्स माइसीलियम उस बॉडी का नाम है जिससे हम फर्दर फिर क्या करते हैं, कॉर्डिसेप्स के कैप्सूल्स बनाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एक लाइफ साइकिल होता है, वो जो है वो उसके थ्रू कॉर्डिसेप्स माइसीलियम बनता है। कैसे बनता है, थिट्राडोस आर्मोरिकैनस उनसे उस इंसेक्ट का नाम है जिसके ऊपर ये कॉर्डिसेप्स जो कॉर्डिसेप फंगस है उसके ऊपर ग्रो करता है। ग्रो के बाद जो है वो उस लार्वा, कुछ दिनों बाद उस लार्वा की डेथ वाक़ई हो जाती है और वो आगे फंगल स्ट्रोमा ग्रो करता जाता है और एंड में क्या हासिल होता है हमें, कॉर्डिसेप्स माइसीलियम। आगे कॉर्डिसेप्स माइसीलियम, ये कॉर्डिसेप्स के कैप्सूल जो होते हैं वो फिर इस माइसीलियम से बनते हैं। कंपोनेंट एनालिसिस, इनका जो इसके जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनकी एनालिसिस की कि इसमें कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो कुछ तो जो होते हैं वो यूनिक इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जो सिर्फ इसी स्पीशी में, इसी फंगस में के स्पेसिफिक होते हैं। बाकी जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल वो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे अमाइनो एसिड, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये वो कंपोनेंट्स है जो बाकी चीज़ों में भी पाए जाते हैं, लेकिन इसकी यूनिकनेस क्या है, इसके जो यूनिक कंपोनेंट्स हैं उसे हम कहते हैं यूनिक इंग्रेडिएंट्स। वो कौन कौन से हैं, वो हैं कॉर्डिसेपिक एसिड, कॉर्डिसेप्स पॉलीसेकेराइड और कॉर्डिसेपिन। ये वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, केमिकल कंपोनेंट्स है कॉर्डिसेप्स कैप्सूल में जो यूनिक है और जो इसका फंक्शन है वो भी इन यूनिक इंग्रेडिएंट्स की वजह से है। कौन कौन से हैं वो, कॉर्डिसेपिक एसिड, कॉर्डिसेप्स पॉलीसेकेराइड और कॉर्डिसेपिन, ये उन कंपोनेंट्स के नाम है जो इस उस कैप्सूल में पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी इसमें कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिस तरह के 20 काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड रिच एंड विटामिन। अमाइनो एसिड होते हैं 20 किस्म के, इसमें अमाइनो एसिड होते हैं। इसके अलावा विटामिन होती हैं, मिनरल्स होती हैं, एर्गोस्टिरोल होता है इसमें। इसके अलावा 6 कार्बन शुगर अल्कोहल्स होते हैं इसमें, ऑल काइंड ऑफ अल्कलाइड्स और बायोलॉजिकल एंजाइम्स। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस कॉर्डिसेप्स कैप्सूल में पाए जाते हैं। इसके अलावा कॉर्डिसेप्स पॉलीसेकेराइड अबाउट 70%, 7% इसमें कॉर्डिसेप्स पॉलीसेकेराइड होते हैं। प्रोटीन की तादाद जो है, प्रोटीन की कंपोजिशन ऑलमोस्ट 25% है और इसके अलावा लिपिड जो हैं वो 8.4% इसमें पाए जाते हैं। तो ये है इसकी केमिकल कंपोनेंट एनालिसिस। इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं उसकी जो एनालिसिस परफॉर्म की गई कि कौन कौन से कंपोनेंट्स कितने मिकदार में पाए जाते हैं। तो इसके जो यूनिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं कॉर्डिसेपिक एसिड, कॉर्डिसेप्स पॉलीसेकेराइड और कॉर्डिसेपिन। इसके अलावा इसमें 20 काइंड ऑफ अमाइनो एसिड, 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, विटामिन होती हैं, मिनरल्स होती हैं, एर्गोस्टिरोल होता है इसमें। इसके अलावा 6 कार्बन शुगर अल्कोहल्स पाए जाते हैं इसमें। ऑल काइंड्स ऑफ जितने भी किस्म के अल्कलाइड्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं और इसके अलावा बायोलॉजिकल एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा कॉर्डिसेप्स पॉलीसेकेराइड अबाउट 7% इसमें पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और प्रोटीन्स अबाउट जो प्रोटीन्स की जो परसेंटेज होती है वो 25% होते हैं और लिपिड्स जो होते हैं 8.4% इसमें लिपिड्स पाए जाते हैं।
अच्छा, बाज़ लोगों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि पिक्चर क्लियर नहीं नज़र आ रही, तो हम कोशिश करेंगे, ये इनिशियली टेस्ट सेशन है, आप जितने भी आपके क्वेरीज़ हैं आप कमेंट्स के सेक्शन में वो हमें उसके बारे में आगाह करते जाएं। हम जो है वो कोशिश करेंगे कि अगली जो प्रेजेंटेशंस होंगी उसमें ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। अच्छा, तो नेक्स्ट जो स्लाइड है वो हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ एफिशिएंट एलिमेंट। अच्छा, जो इसका एफिशिएंट एलिमेंट जो मेन कंपोनेंट होता है उसकी हम एनालिसिस करेंगे कि जो मेन कंपोनेंट है जिसमें मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं वो किस वजह से है। तो मैंने जिक्र किया कि ये दो कंपोनेंट से जो कॉर्डिसेप्स कैप्सूल जिस चीज़ से बनते हैं उसके वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक तो वो होता है फंगल स्ट्रोमा, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वो फंगल बॉडी है, फंगल स्ट्रोमा इसे कहते हैं। और ये जो नीचे नज़र आ रहा है आपको हाइफल बॉडी, ये वो उस इंसेक्ट की बॉडी है जिसकी फिर बाद में डेथ वाक़ हो जाती है। तो इस पूरे उसको कहते हैं कॉर्डिसेप्स। कॉर्डिसेप्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, फंगल स्ट्रोमा होता है और हाइफल बॉडी। विद द डीपनिंग ऑफ द कॉर्डिसेप्स कैप्सूल स्टडी, कॉर्डिसेप्स कैप्सूल ऑफ सिग्निफिकेंट पार्ट इज डिटरमाइंड टू बी माइसीलियम ऑफ इट्स बॉडी। और इसका जो सिग्निफिकेंट मेन कंपोनेंट जो होता है वो ये माइसीलियम होता है, जो फंगल स्ट्रोमा होता है ये इसका मेन कंपोनेंट है। एडिबल मेथड्स, अच्छा किस तरीके से ये हम जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली जो इसको कहते हैं जो रा फॉर्म में जो कॉर्डिसेप्स होते हैं कि उसके बारे में कहा जाता है। जो टाइम्स ऑफर कर रही है वो बेसिकली कैप्सूल की शक्ल में होते हैं, पाउडर की शक्ल में होते हैं। तो ये उस के ये जो रा फॉर्म में ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इस बाउल में ये रा फॉर्म में कॉर्डिसेप्स हैं, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करने के कौन कौन से तरीके हैं, कॉर्डिसेप्स यूज़ टू ब्यूटी, इसको आप जो है वो हम तो खैर हमें इस फॉर्म में नहीं मिला, हमें तो तैयार कैप्सूल्स मिल रहे हैं, लेकिन ये जो रॉ फॉर्म में कॉर्डिसेप्स होते हैं उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि कैसे वो इस्तेमाल, चाइना में लोग उसको कैसे इस्तेमाल करते। तो ट्रेडिशनली इसको चाय के साथ मिला के इसकी चाय बनाई जाती थी बाकायदा, उसको लोग इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा ग्रेन्स इट एंड ड्रिंक विद वाटर। अच्छा, इसको ग्रेन करके, इसको क्रश करके, इसका पाउडर बना के जो है वो पानी के साथ लोग इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा द कॉर्डिसेप्स वाइन, इसको लोग जो है वो शराब में मिला के वो शराब पीते थे, तो उसके जो कंपोनेंट्स होते थे वो उसमें शामिल हो जाते थे। इसके अलावा स्टीव विद मीटर, अच्छा इसका एक जुशांदिया, इसका अर्क भी बनाया जाता था और फिर लोग उस अर्क को, उस जुशांदे को जो है वो यूज़ करते होते थे। अच्छा, ये प्रोडक्ट, ये जो स्लाइड है, ठीक है, ये हमारे हमसे रिलेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि कॉर्डिसेप्स जो हमें मिल रहा है, ठीक है, हमें तैयार कैप्सूल्स मिल रहे हैं। ये वैसे ही आपके नॉलेज के लिए है कि जो ट्रेडिशनल कॉर्डिसेप्स होते हैं जो चाइना में लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके इस्तेमाल के तरीके कितने तरीके हैं और कैसे जो है वो उसको लोग इस्तेमाल करते हैं। हमें जो मिल रहा है, टाइम्स जो ऑफ़र कर रहा है, वो तैयार कैप्सूल्स मिलते हैं और हम उन तैयार कैप्सूल्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। टाइम्स कॉर्डिसेप्स कैप्सूल, अच्छा यहाँ पे वो बात आ जाती है, इज़ देयर अ वे जस्ट टू ईट द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट ऑफ कॉर्डिसेप्स। क्या ऐसा कोई तरीका है कि जिसे हम कॉर्डिसेप्स जो है वो आसान तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में जिक्र किया कि आपने जो है वो इस्तेमाल करने के लिए या तो उसकी चाय बनानी होगी, उसको पानी के साथ मिला के पीना होगा, उसकी जो है उसको किसी और सॉल्वेंट में डाल के जो है वो इस्तेमाल करना होगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे हम आसानी से कॉर्डिसेप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, जो टाइम्स के जो जाते हैं वो सबसे आसान तरीका है। टाइम्स ने क्या किया है कि जो उसके मेन कंपोनेंट्स हैं, उसके जो कॉर्डिसेप्स के मेन कंपोनेंट्स को ग्रेन करके, क्रश करके, उस तरीके वो फिर आगे आएगा बायोसेपरेशन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करते हुए। बायोसेपरेशन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करते हुए उसके कैप्सूल्स बनाए और हम वो कैप्सूल्स जो हैं वो ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम्स कॉर्डिसेप्स कैप्सूल, अच्छा मैं ये यूजिंग बायोसेपरेशन टेक्नोलॉजी हैव हायर कंसंट्रेशन एंड स्ट्रॉन्गर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोसेपरेशन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हुए हमने क्या किया है, टाइम्स के कैप्सूल्स बनाए हैं और उन कैप्सूल्स को यूज़ करना, यूटिलाइज करना ईजीली है एज़ कम्पेयर टू जो रॉ फॉर्म है उस कॉर्डिसेप्स कैप्सूल का। रॉ फॉर्म उसका क्या है, वो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो रूट नुमा शक्ल आपको जो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही है कॉर्डिसेप्स हैं। तो
इस टाइम्स ने जो है इसको बहुत ही आसान बनाया है, कैप्सूल की शक्ल में इसकी डोजेज फॉर्म बनाई है और वो डोजेज फॉर्म हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट फंक्शन, अब इसके क्या क्या फंक्शंस है, इसकी अफादियत क्या है, किन किन केसेस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी अफादियत में सबसे पहले है इट बूस्ट इम्यूनिटी, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, आपके इम्यून मुदाफ़िती निज़ाम जो है वो उसको बेहतर बनाता है। और आजकल मैंने जिक्र किया कि आजकल जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक आया हुआ है, जिसका कोई भी इलाज अब तक कोई वैक्सीन, कोई दवाई इसके अगेंस्ट मुतारिफ़ नहीं की गई। तो हम क्या कर सकते हैं, जो मुदाफ़िती निज़ाम है, पिछले प्रेजेंटेशंस भी मैंने उसमें डिस्कस किया है कि कैसे हम जो है वो टाइम्स के मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए अपना मुदाफ़िती निज़ाम बेहतर बनाते हैं। तो ये प्रोडक्ट मोस्ट इफ़ेक्टिव है मुदाफ़िती निज़ाम को बेहतर बनाने में। इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टिंग के अलावा जो उसकी दूसरी अफादियत है वो है इंक्रीज़ पावर। ये आपको आप में वाइटलिटी बख्शता है, आपको एम्पावर करता है। इसके अलावा इम्प्रूव द रिस्पायरेटरी डिजीज़, जो फेफड़ों की बीमारी है, जो हम सांस लेने का जो निज़ाम है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसको ख़त्म करता है, उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है। और जो वायरस, जो आजकल कोरोना वायरस की जो बीमारी है, ठीक है, ये भी मैंने जिक्र किया था कि सबसे पहले जो है वो आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को जाके इफ़ेक्ट करती है, आपके लंग्स को इफ़ेक्ट करती है, आपके फेफड़ों को जाके इफ़ेक्ट करती है। तो इस हवाले से ये भी एक प्रोडक्ट है जिसे हम अपना रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करने में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंक्रीज़ द एंटी रेडिएशन एबिलिटी, शुआओं के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत जो है वो आप में बढ़ाती है। रेडिएशंस क्या होती हैं, जो सूरज की शुआएँ होती हैं, ठीक है, वो बाज़ों का जो है वो आपके जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। ऐसे कुछ बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो रेडिएशंस को बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो रेडिएशंस उनको बहुत इजीली अफेक्ट कर सकती है। तो ये प्रोडक्ट क्या करती है, एंटी रेडिएशन एबिलिटी आपके जिस्म में डालती है, आपके जिस्म को उन रेडिएशन जो है वो आपके जिस्म में ये एबिलिटी डालती है कि वो रेडिएशन इजीली आपके जिस्म को नुकसान ना पहुंचाए। इसके अलावा एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है इसमें। एंटी एजिंग का क्या मतलब है, एंटी एजिंग मैंने पिछले भी जिक्र किया कि आपके जो बढ़ती उम्र के जो असरात है, जो एजिंग का प्रोसेस है उसको कंट्रोल करती है, उसको रोकती है। और एजिंग के प्रोसेस का क्या मतलब है, जैसे ही इंसान की उम्र बढ़ती जाती है तो उसके जो जितने भी सिस्टम्स हैं, मुख्तलिफ सिस्टम्स जो है होते हैं, वो क्या होते हैं, वो वक्त के साथ साथ कमज़ोर होते जाते हैं। जिस तरह इम्यून सिस्टम है, जिस तरह जो है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये सारे वो सिस्टम्स हैं जो रेगुलरली हमारी बॉडी में किरदार अदा करते हैं, फंक्शन करते रहते हैं। तो एजिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही इंसान की उम्र बढ़ती जाती है तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते जाते हैं। जो मुदाफ़िती निज़ाम है वो बढ़ती उम्र के साथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जाता है। तो इस प्रोडक्ट में क्या एंटी एजिंग एबिलिटी है। एंटी एजिंग एबिलिटी से क्या मुराद है कि आप में जो एजिंग का जो प्रोसेस है, बढ़ती उम्र का जो प्रोसेस है, उसे कमज़ोर करने से रोकता है। तो जो एजिंग का प्रोसेस वो एजिंग का प्रोसेस जब स्लो डाउन होगा तो जितने भी सिस्टम्स आपके जो हैं, जो आर्गन जो है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो वो जो है वो कमज़ोर होने से रुकेंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे। इसके अलावा खून में रिकुपरेट ब्लड लिपिड, आपके जो ब्लड में लिपिड का जो लेवल्स है उसको बेहतर करता है। उसमें जो लिपिड लेवल जो ब्लड में पाए जाते हैं उसको बेहतर बनाता है। इसके अलावा इसको नेचुरल एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। इसके अलावा लिवर फंक्शन एंड डायबिटीज़ में जो है वो ये बहुत फ़ायदेमंद है, लिवर फंक्शन को इम्प्रूव करता है और डायबिटीज़ लेवल को कम करता है। इट इज़ सूटेबल फॉर, किन लोगों के लिए ये मौजू है, जिन लोगों के लिए मौजू है वो जो मंदरज झैल कंडीशंस हैं, ठीक है, इन लोगों के लिए ये बहुत ही मुफीद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। किन लोगों के लिए, लो इम्यूनिटी, जिनका इम्यून लेवल लो है, जिनका मुदाफ़ित निज़ाम जो है, जिनका क़ुव्वत मुदाफ़ित लो लेवल पे है। मैंने पीछे भी जिक्र किया कि आपका मुदाफ़ित निज़ाम कमज़ोर होगा तो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो हैं वो ईज़िली हम पे अटैक कर सकती हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो ईज़िली बहुत जल्दी बीमार होते हैं,
उनका इम्यून लेवल लो होता है तो उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा स्मोकिंग, सिगरेट नोशी करने वाले हजरात, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। कैसे? क्योंकि सिगरेट हमें पता है कि सबसे पहले जो स्मोकिंग है वो आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम, आपके लंग्स को जाके इफ़ेक्ट करती है। तो आपके लंग्स को इफ़ेक्ट करेगी, आपके लंग्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते जाएंगे। तो हमने जिक्र किया कि ये इस प्रोडक्ट में इम्प्रूव द रिस्पिरेटरी सिस्टम पे जाके ये प्रोडक्ट इफ़ेक्ट करती है। तो इसीलिए इसी हवाले से ये स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, उनकी रिस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर बनाता है। अच्छा, इसके अलावा यूजुअली वर्किंग बिजी जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, जिनकी हेक्टिक रूटीन होती है, तो उसमें क्या होता है कि जब इंसान की रूटीन हेक्टिक होती है, बहुत ही बिजी रहता है, तो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, उसका जो इम्यून लेवल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होता जाता है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएंगी। तो जो लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, जो अपने एक्सरसाइज को, क्योंकि ये मुदाफ़ित निज़ाम ये तभी बेहतर, आप हेल्दी लाइफ अगर गुजार रहे हैं, आप अपने हेल्थ को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम रख रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बढ़ने से इम्यून सिस्टम वो जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। तो ज़ाहिरी बात है, जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं उनका स्ट्रेस लेवल भी हाई होता है। जब आपका स्ट्रेस लेवल हाई होगा तो आपका मुदाफ़ित निज़ाम कमज़ोर होगा। तो उसको कवर अप करने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही मुफीद हैं। जो लोग बिज़ी रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल उनका हाई रहता है, तो उनके लिए जो है वो ये प्रोडक्ट बहुत मुफीद है। इसके अलावा पुअर सेक्सुअल फंक्शन, जिनका तौलीदी निज़ाम जो है वो कमज़ोर है, तो उस हवाले से ये प्रोडक्ट बहुत हेल्पफुल है, आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरलिपिडेमिया और हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल जिनके होते हैं उनके लिए भी बहुत सूटेबल है। हाई ब्लड प्रेशर क्या मतलब है कि ब्लड प्रेशर, जो बीपी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। हाइपरलिपिडेमिया, जिनका लिपिड लेवल बहुत ज़्यादा है या जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है, उन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा लो स्लीप, ऐसे अफराद के लिए जिनको नींद प्रॉपर नहीं आती, जिनका वो जो है स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हुआ होता है, तो ये प्रोडक्ट उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। ये आपके स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करती है, आपके स्लीप पैटर्न को बेहतर बनाती है। कार्डियोवैस्कुलर एंड सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ में ये बहुत हेल्पफुल है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कौन सी होती हैं? जो आपके दिल से रिलेटेड, जो हार्ट रेगुलेटिंग फंक्शन जो है उससे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं। इसके अलावा सेरेब्रोवैस्कुलर, जो आसाबी निज़ाम से जितने भी रिलेटेड बीमारियां हैं, तो उस केसेस में ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा द कंस्टिट्यूशन एंड रेडियोथेरेपी पेशेंट, ऐसे मरीज़ जिनका लेज़र इलाज चल रहा हो, तो उनके लिए भी बहुत मुफीद है। कैसे? मैंने पीछे भी इसके जो पिछली स्लाइड्स में है उसमें हमने डिस्कस किया। इट इंक्रीज़ द एंटी रेडिएशन एबिलिटी आपके जिस्म में डालती है। आपके जो रेडिएशन के ख़िलाफ़, जो शुआओं के ख़िलाफ़ एबिलिटी होती है वो आपके जिस्म में डालती है। तो ऐसे अफराद जो रेडिएशन थेरेपी पे हो, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत मौजूद है, बहुत सूटेबल है। इसके अलावा हेपेटिक फंक्शन, ऐसे अफराद जिनका हेपेटिक, जो जिगर का निज़ाम है, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं काम कर रहा, वो कमज़ोर है, तो उस फंक्शन को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा हैव लॉन्ग बीन रेडिएशन बाई फ़ोन एंड ऐसे अफराद जिनका ज़्यादा वास्ता रहता है टेलीविज़न से या फ़ोन से, तो उससे भी रेडिएशंस खारिज होती हैं, वो भी आपके जिस्म को डैमेज करती हैं। तो उन अफराद के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत हेल्पफुल है। वो रेडिएशन और वो शुआएँ जो है वो फिर आपको ईज़िली अफेक्ट नहीं कर सकती। अच्छा, ये तो था कॉर्डिसेप्स के बारे में कुछ बेसिक जो चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की कि कैसे इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स बनते हैं और फिर कैसे उनको तैयार किया जाता है, उनका प्रिपरेशन का प्रोसेस क्या है। फिर उसकी जो है वो हमने उसके बारे में क्या प्रोडक्ट फंक्शन, इसके जो अफ़ाल है, इसके जो फंक्शन है वो हमने डिस्कस किए कि कैसे ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा फिर हमने ये डिस्कस किया कि किन अफराद के लिए मौजू हैं, कैसे कौन से लोग इसको
यूज़ कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किए। अब इस पे कुछ इसके बाद आती हैं कुछ आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर्स। ज़ाहिरी बात है इसके बारे में कुछ जो ये वो क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जो भी बंदा ये प्रेजेंटेशन पढ़ने के बाद यही क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले सामने आते हैं, तो हम इन्हीं स्लाइड्स में कुछ जो है वो उनके आंसर्स भी बताते जाएंगे ताकि कोई ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस ना रहें। सबसे पहले जो सवाल उठता है कि हाउ टू यूज़ दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करें, कैसे, क्या इसकी डोजेज है और कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 to 2 कैप्सूल्स वंस और ट्वाइस डेली, आप इसको जो है वो 1 या 2 कैप्सूल्स दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैन आई टेक इट विद अदर मेडिसिन, क्या मैं इस दवाई को और दवाइयों के साथ यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस वो क्वेश्चन है। इसका बेहतर जवाब यही बनता है कि ये डिपेंड करता है कि इसके साथ आप दूसरी कौन सी दवाई ले रहे हैं। तो इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं रिकमेंड करूँगा कि हाँ आप लोग दूसरी दवाई इसके साथ ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वो हर कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो सूटेबल यही है कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हैं, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है आपका, तो ये दवाई लेने के साथ साथ अगर आप कोई दूसरी दवाई ले रहे हैं तो उसके साथ मशवरा करें, उस मशवरे के बाद जो है वो इस प्रोडक्ट को यूज़ करें। क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जिसके साथ ये कंपेटेबल है, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके साथ कंपेटेबल नहीं है। तो इस वक्त ये मुनासिब नहीं होगा इसका आंसर हाँ या ना में देना। इसका बेहतर जवाब यही है कि कंसल्ट योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, चाहे वो डॉक्टर हो या फार्मासिस्ट हो। उससे पहले अपना केस सिनेरियो डिस्कस करें कि मैं ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ या ये मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ, इसके साथ मैं ये दूसरी दवाई लेना चाहती हूँ या लेना चाहता हूँ, तो क्या मैं इसके साथ ये प्रोडक्ट ले सकता हूँ। वही आपको जो है बेहतर रहनुमाई फरमा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट टाइम शैल वी टेक दिस बेस्ट ऑफ द डे, किस वक्त जो है वो मैं इस मेडिसिन को यूज़ कर सकता हूँ। तो इट वुड बी बेटर टेक इट बिफोर मील, खाने से आधा घंटा या पूरा घंटा पहले जो है वो इस दवाई को लें। कैन कीप टेक इट एवरी डे विल इफेक्ट क्यूरेटिव इफेक्ट इंक्रीज, क्या हम इसे रोज़ाना ले सकते हैं, क्या इसका असर बेहतर होगा रोज़ाना के लिए लेने से। तो ये क्या करता है, जैसे मैंने जिक्र किया, इट इंक्रीज इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी एंड नीड अबाउट 2 वीक्स, सो यू बेटर टेक इट कीप 2 वीक्स। ठीक है, हमने क्या करना है, एक ऑप्टिमम लेवल रखना है। हमने ये भी नहीं करना कि हम रेगुलर इसको लेते जाएं। हमने जिक्र किया था कि हमारा जो इम्यून लेवल होना चाहिए वो बैलेंस लेवल पे होना चाहिए, वो ना तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो ना बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव हो। तो हमने क्या करना है, इसको 2 वीक्स के लिए लेना है और 2 वीक्स के बाद फिर वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, उसे डिस्कस करें कि वही आपको जो है बेहतर रहनुमाई फरमाएगा, क्योंकि दो वीक्स बाद उसके असरात हमने देखने हैं। अगर वो आपको इसकी और लेने की ज़रूरत है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि हाँ आप और लें, अगर नहीं ज़रूरत तो हम इसको स्टॉप करने के बारे में कहेंगे। क्योंकि हमने जितने भी सिस्टम है मैंने जिक्र किया वो बैलेंस लेवल पे होने चाहिए। तो अगर हम बहुत ही ज़्यादा ओवरडोज कर रहे हैं, इसको हद से ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमारा जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, वो ओवर एक्टिव हो सकते हैं और ओवर एक्टिव सिस्टम भी हमारी हेल्थ के लिए। इसके अलावा हाउ टू सेव दिस प्रोडक्ट, कैसे जो है इस प्रोडक्ट को स्टोर करें। तो स्टोरेज की कंडीशन यही है कि इट शुड बी केप्ट एंड कूल एंड वेल वेंटिलेटेड प्लेस, इसको ठंडी और हवादार जगह पे रखें। कैन वी टेक कॉर्डिसिप्स कैप्सूल फॉर लॉन्ग टाइम, कैन वी प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट। तो कोशिश करें, मैंने पिछले भी जिक्र किया कि ख़ुद इसे हम कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन, इस पे बिल्कुल ना जाए। जो आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको रिकमेंड करता है, जो गाइडलाइंस वो आपको देता है उसी के अकॉर्डिंग ले और जो है वो उसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तो मुझे उम्मीद है अगर आप उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, आप ख़ुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर रहे, तो इंशाल्लाह इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। Take cordyceps capsules for a long time, can we produce drug resistance।
अच्छा, इसमें ये सवाल उठता है कि क्या इसको लॉन्ग टाइम लेने से ड्रग रेजिस्टेंस मुझे हो सकती है। तो ड्रग रेजिस्टेंस मैंने पहले भी जिक्र किया था। ड्रग रेजिस्टेंस वो होती है, वो मोस्टली एंटीबायोटिक के केसेस में होती हैं। जो दवाइयाँ हम कोई वायरस या बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए वो जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस उनकी होती हैं। तो ये जनरली आपका इम्यून सिस्टम बेहतर बनाता है। ये ना तो आपके वायरस को किल करता है, ना आपके बैक्टीरिया को किल करता है। ये ओवरऑल क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो इसके ख़िलाफ़ जो है वो एंटीबायोटिक या ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो सकती। तो ये थे कुछ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे, उसके हमने आंसर दिए। ये आज का जो सेशन था कंप्लीट, वो था कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स के बारे में। कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स के बारे में हमने इनिशियली क्या पढ़ा कि ये सबसे पहले तो ये अच्छा ये है रेगुलेटिंग कैटेगरी से। ये पीछे भी हमने जो टीसीएम की हेल्थ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, तो इसमें ये रेगुलेटिंग कैटेगरी में आता है। इसका ओरिजिन हमने पढ़ा कि कैसे जो है वो ये ओरिजिनेट हुआ है। हेपिलियडी वो उस इंसेक्ट की फैमिली है जिससे ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, ये बेसिकली एक फंगस है। फिर कैसे ये तैयार होता है वो भी हमने डिस्कस किया है कि कैसे वो फंगस उस जो थायरटेरोडोज आर्मोरिकैनस उस इंसेक्ट का नाम है जिसके ऊपर ये ग्रो करता है। तो उसके ग्रो करने के बाद जो है वो क्या, उस लार्वा की डेथ, लार्वा उस इंसेक्ट का नाम है, उस कीड़े का नाम है जिसके ऊपर ये ग्रो करता है, ये फंगस उसके ऊपर ग्रो करता है। उसके बाद हमें क्या मिलता है, कॉर्डिसेप्स माइसीलियम जो फंगल बॉडी है, ये जो आपको नज़र आ रही है। इसके बाद ये चीज़ हमें मिलती है। तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, फंगल स्ट्रोमा जो माइसीलियम होता है, और हाइफल बॉडी, ये वो जो लार्वा है जो डेड हो गया है, ठीक है, ये वो हाइफल बॉडी है। तो इसका ये भी हमने जिक्र किया कि मेन कंपोनेंट इसका फंगल स्ट्रोमा होता है, जिसे फंगल माइसीलियम भी कहते हैं। इसके एडिबल जो कन्वेंशनल या जो रा फॉर्म में जो कॉर्डिसेप्स होते हैं उसको इस्तेमाल करने के तरीके कौन से होते हैं, तो ये वो तरीके हमने डिस्कस किए। हमें जिस फॉर्म में मिलता है वो हमें मिलता है कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स। कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स कैसे बनाए गए, ये बायोसेपरेशन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हुए जो कॉर्डिसेप्स रा फॉर्म में कॉर्डिसेप्स हैं, ठीक है, उसको ग्राइंड करके उसको क्रश करके उसके कैप्सूल्स बनाए गए हैं। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं बायोसेपरेशन टेक्नोलॉजी। इसको यूटिलाइज करते हुए इसके कैप्सूल्स बनाए गए। अब उन कैप्सूल्स का उसके फंक्शन क्या है, कैसे जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ये सारे उसके फंक्शन है। इसके बूस्ट इम्यूनिटी, इंक्रीज पावर, इम्प्रूव द रिस्पिरेटरी डिजीज, इंक्रीज एंटी रेडिएशन एबिलिटी, एंटी एजिंग। इसके अलावा ब्लड लिपिड लेवल को बेहतर बनाता है। ये सारे इसके फंक्शंस हमने डिस्कस किए। इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया कि किन अफराद के लिए ये सूटेबल है, कौन कौन से लोग इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे वो कंडीशंस हैं जिसमें जो है वो हम ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस किए, ठीक है, वो हमने डिस्कस किए। तो ये था आज का हमारा ओवरऑल सेशन। उम्मीद करता हूँ कि जो आपका जो घर में जो क्वारंटाइन पीरियड गुजार रहे हैं, तो उसको यूटिलाइज़ करते हुए कोशिश करें कि जो ऑनलाइन सेशंस होती है वो उससे आप फ़ायदा उठाएं और कुछ प्रोडक्ट नॉलेज आप जो है वो गेन करें। इसके अलावा दीगर मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.times.com। और इस जो हमारा फेसबुक का पेज है उसको भी रेगुलर फॉलो करें, क्योंकि आगे जितने भी सेशंस होंगी वो हमारी इसी फेसबुक पेज के थ्रू होंगी। तो कोशिश करें कि जो नॉलेज आप लोगों ने आज सीखा इसको आगे डुप्लिकेट करें। जितने भी आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं, आपके सर्कल में जितने भी मेंबर्स हैं, उन तक ये नॉलेज जो है वो पहुंचाए। इसके साथ ही जो है आज का हमारा सेशन एंड अप होता है। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अगले सेशन तक। अल्लाह हाफिज़।